This meeting is being recorded. जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज हमने टॉपिक करना है ये हमने चाइना के हवाले से करना है। चाइना के बेसिकली जो है अगर देखा जाए तो दो एंगल्स बनते हैं। एक बनता है कि ये जो चाइना है न्यू कोल्ड वॉर कैसे चल रही है चाइना के अगेंस्ट, कैसे इसकी इंसर्कलमेंट हो रही है, कैसे इसकी इकोनॉमिक कंटेनमेंट हो रही है और इसके अंदर रोल क्या है इंटरनेशनल प्लेयर्स का और चाइना का उस पर रिस्पॉन्स क्या है। ये इसका पार्ट 1 है चाइना के हवाले से। पार्ट 2 जो बनता है वो बनता है इसका चाइना एज एन इमर्जिंग पावर। तो आज जो मेरा फोकस होगा इसके पार्ट 1 पे होगा। इसको दूसरे अल्फाज के अंदर हम IR के अंदर अमेरिका चाइना कोल्ड वॉर भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी मैं आउटलाइन बता देता हूं कि इसके अंदर हमने क्या क्या टॉपिक करने हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चाइना की जियोग्राफी, लोकेशन क्या है, कोस्टल लाइन क्या है, कौन सी उसकी पोर्ट्स हैं, कैसे वो ट्रेड करता है। फिर चाइना की जो है इकोनॉमिक पावर बनने में स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्या क्या हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ईस्ट चाइना सी, जापान का क्या फैक्टर है, अमेरिका का क्या फैक्टर है। अमेरिका सब में ही आएगा इनके बीच में। फिर सेकंड पे आएगा तवान इशू क्या है, ताइवान इशू, इसके अंदर अमेरिका का क्या रोल है। फिर हम देखेंगे साउथ सी चाइना के अंदर जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके अंदर अमेरिका क्या रोल प्ले कर रहा है। फिर मलाक्का डिलेमा ये क्या चीज़ है इसको देखेंगे। फिर इंडियन ओशन के अंदर हम जो प्रॉपर कंपटीशन चल रहा है, जो चाइना की इंसर्कलमेंट हो रही है, उसको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। फिर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स इस टाइम चाइना के अगेंस्ट लगे हुए हैं जिसमें अमेरिका है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड्रिलेटरल ये 4 मुल्क हैं, इनका एक इत्तेहाद है। UK US ये एक इत्तेहाद है। इसके अलावा 5 आइज का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर आसियान कंट्रीज जो हैं ये कैसे तमाम जो हैं चाइना की इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर रहे हैं, इसको हमने देखना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन रिस्पॉन्स के इन सब का चाइना क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इस रिस्पॉन्स के बीच में हम देखेंगे चाइना की जो है स्टिंग्स ऑफ पल्स पॉलिसी क्या है, चाइना का BRI बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये क्या है। इसी से लिंकअप है चाइना 7 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहा है, वो क्या है। मैरीटाइम सिल्क रूट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ये पाइपलाइन डिप्लोमेसी क्या है, नेवल मॉडर्नाइजेशन ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर डिजिटल एंड इकोनॉमिक अल्टरनेट्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि उसकी जो सर्कलमेंट है किस तरह वो अपनी खत्म कर रहा है, इकोनॉमिक जो उसकी कंटेनमेंट है उसको कैसे एड्रेस कर रहा है, और फिर इसको हम पूरा कंक्लूड करेंगे। तो ये एक आउटलाइन है पार्ट 1 की। इसके 2 पार्ट बनते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो भी कोई 2-1 घंटे का प्रॉपर लेक्चर है जिसके बीच में हम देखेंगे चाइना एज इमर्जिंग पावर। तो अभी हमने चाइना के इश्यूज की तरफ और जो कोल्ड वॉर है, जो अमेरिका और ये बाकी जो आपको कंट्रीज बताई हैं जो उनकी इंसर्कलमेंट कर रही हैं, ये सारे इश्यूज को हमने समझना है। अब सबसे पहले हमें चाइना की ना जियोग्राफी थोड़ी सी समझनी होगी। चाइना की जितनी भी कोस्टल लाइन है ना ये इसकी ईस्ट की तरफ बनती हैं, ये उसकी प्रॉपर लाइन है। ये सारा मैप से मुझे आपको आगे समझाऊंगा। थोड़ा सा पहले मैं इसकी आपको हल्का सा बता देता हूँ फिर मैप की तरफ आता हूँ। चाइना की जितनी भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो है, इसकी जितनी भी पोर्ट्स हैं और इसका जो डेवलप्ड एरिया है वो सारा ईस्टर्न साइड है। जो इसकी वेस्टर्न साइड है जिसके अंदर उगर का एरिया आ जाता है वो सारा डेजर्ट है, या उसके अंदर ये हिमालयाज और कराकोरम की माउंटेन्स आ जाती हैं, वो इतना डेवलप नहीं है। तो इसकी ईस्टर्न साइड बहुत डेवलप है, वेस्टर्न साइड जो है ऐसी ही है जैसे आपका पाकिस्तान है। बट ये सारी जो ट्रेड करता है वो अपनी कोस्टल लाइन से करता है, और जो कोस्टल लाइन है उसकी पैसिफिक ओशन के साथ साथ है। यही जो मैंने आपको अभी सारी बताई, ये इसकी सारी ईस्टर्न साइड है, और ये जो ऊपर की तरफ बन जाता है ये पैसिफिक ओशन बन जाता है। इसके साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं 14 कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं। मैरीटाइम एक्सेस जो इसको है वो ईस्ट चाइना सी से सिर्फ है, साउथ चाइना सी से है, ताइवान स्ट्रेट से है, और इन सब पे उसके लिए ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स हैं जो भी आगे चलेंगे तो डिस्कस हम करते जाएंगे। मेजर चाइनीज पोर्ट्स जो हैं जिनके जरिए से वो ट्रेड करता है उसमें सबसे अहम इसकी आ जाती है शंघाई पोर्ट, इसकी सबसे बिजिएस्ट, बल्कि कहा जाता है कि वर्ल्ड की ये बिजिएस्ट पोर्ट है। फिर इसी तरह इसकी एक और जो अहम पोर्ट है निकोबो
जोशान पोर्ट, शेनजान पोर्ट, कोंगजू पोर्ट, पोंगडू पोर्ट, ताइजन पोर्ट, ज़ियामन पोर्ट, दिलामन पोर्ट और ये हांगकांग। हांगकांग का थोड़ा सा आपको बताता चलूं, 1842 में ओपियम वार्स हुई थी। ये जो ब्रिटिशर्स जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे तो उसी टाइम के बीच में इन्होंने सब कॉन्टिनेंट से यहाँ बैठ के चाइना के साथ वॉर्स लड़ी थी, जिनको कहा जाता है ओपियम। वो वॉर्स क्यों हुई थी कि ये ओपियम की पूरी ट्रेड करते थे जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, और उन्होंने पूरी ये जो चाइनीज कौम है इसको ओपियम पे लगा दिया था। तो ओपियम को रोकने के लिए वॉर्स हुई थी जिनको ओपियम वॉर्स कहा जाता है, और उन वॉर्स के रिएक्शन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनेक्स कर लिया था, कब्जा कर लिया था उनके एरिया हांगकांग पे, और ये कब्जा खत्म हुआ है 1997 में। वो अब ये चाइना का पार्ट है। चाइना ने फर्दर इनको काफी ऑटोनॉमी दी हुई है। इसके अलावा जो उसकी अहम पोर्ट है हनान पोर्ट। तो ये सारी पोर्ट्स जो हैं, ये पोर्ट्स उसकी बनती हैं, आपको बताया, ईस्टर्न साइड की तरफ। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो आपको मैं सारा समझाता हूँ। ये जो पोर्ट्स, ये जितनी भी आपकी करंट अफेयर होती है ना, ये आपको विदाउट मैप समझ नहीं आ सकती। तो ये अब आपको सारा मैंने बता दिया। जो पोर्ट्स थी, ये इसका एरिया बन रहा है। देखिए ये आगे काउंटन पोर्ट, शिंघाई पोर्ट, ये सारे जो आपको नाम बताए हैं। और ये किस तरफ खुल रही हैं? ईस्ट चाइना सी है ये आपका, ये साउथ चाइना सी है, ये तैवान का एरिया आ जाता है, और ये आपका पैसिफिक सी है, जो पहले आपको मैं नाम बता चुका हूं सारे। तो मोर और लेस सारी कहां पे खुल रही हैं? यहां पे हम देखते हैं ईस्ट चाइना सी की तरफ, ताइवान की तरफ, या साउथ चाइना सी की तरफ। तो इसीलिए इन तीनों इश्यूज को, इन सब इश्यूज को हमें प्रॉपर समझना होगा। तो ये चाइना का प्रॉपर रूट है। जब वो ट्रेड करता है तो यूं आता है, यूं आके यूं गया। ये है मलाक्का स्ट्रेट, इस पे भी प्रॉब्लम है। फिर ये इंडियन ओशन है, और ये फिर जाता है आपका पर्शियन गल्फ की तरफ, और ये आपका बनता है रेड सी की तरफ, गेट्स ऑफ मंदीप, या फिर जाएगा ये नीचे अफ्रीका की तरफ से। बट मेन जो इसके हैं ये है, ये जगह बनती है रेड सी में, गेट ऑफ मंदीप, और ये आपकी बनती है स्टेट ऑफ हॉर्मस, पर्शियन गल्फ की तरफ। तो ऐसा ऐसा आगे चलते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स समझ आती जाएगी। अभी थोड़ा सा आपको मैंने विजुअल बताया, ये बताने की कोशिश की है कि सारी जो इसकी ट्रेड है वो इसकी होती है इस साइड से, जो इसका बनता है ईस्ट। वेस्ट की साइड से देखें तो कोई प्रॉपर इसको सी वगैरह नहीं लगता। ऊपर इसके रशिया आ जाता है नॉर्थ की तरफ, और साउथ की तरफ इसका दुश्मन बैठा हुआ है इंडिया, ज्यादातर बॉर्डर उससे लगता है और कुछ। तो ये थोड़ी सी इसकी हमने जियोग्राफी समझ ली। अब ये वही चीज है, तो थोड़ा सा और आपको कि यहां से ये ट्रेड करेगा, ये यहां से इंडियन ओशन में जाएगा, ये इंडिया से होते हुए मिडल ईस्ट, ये गया रेड सी से, गेट ऑफ मंदीप से, ये स्विस कनाल है, यहां से यूरोप, और यहां से साउथ अमेरिका, और अमेरिका से करनी है तो ये। तो यानी कि ये जो भी ट्रेड करेगा, चाहे साउथ अफ्रीका से है, नॉर्थ अफ्रीका से है, तो सबसे पहला जो उसका आएगा वो आएगा ये जिब्राल्टर, इसको कहते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट है ये। फिर अटलांटिक से इसने जब मेडिटेरेनियन की तरफ आना है तो स्विस कनाल, देन रेड सी से इंडियन ओशन की तरफ आना है तो गेट ऑफ मंदीप, एम लिख देता हूं, और अंदर की तरफ जाना है तो स्विस कनाल, सॉरी ये स्टेट ऑफ हॉर्मस, और ये बनता है आपका स्टेट ऑफ मलाक्का, और फिर यहां से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब इसको थोड़ा सा मैं वही बात, सबसे पहले जिब्राल्टर अटलांटिक से आया ये मेडिटेरेनियन के अंदर, मेडिटेरेनियन से स्विस कनाल, रेड सी, गेट ऑफ मंदीप, पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मस, स्टेट ऑफ, ये बीच में से आएगा मलाक्का, और ये ऊपर। और अगर इसने ऊपर जाना है ईस्टर्न यूरोप की तरफ से तो ये यहां से यूरोप की तरफ भी जा सकता है, और आगे फिर दो आ जाते हैं पॉइंट्स, एक आ जाता है बॉस्फोरस एंड डार्डेनल्स, ये दोनों आते हैं टर्की के बीच में। तो ये इसका एनर्जी का सारा रूट है कि सादल फास के अंदर इसने जो भी गुजरना है, ये पॉइंट नंबर 7 से ये जाएगा, और जाना इसने इस तरफ है अपने ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो ये थोड़ी सी आपको उसकी जियोग्राफी समझ आ चुकी होगी, कुछ थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया होगा।
तो अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूं और आगे चल के अब आपको समझाता हूं कि इसके एरियाज के अंदर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। अब देखिए, अगर इसने अपना सफर करना है तो ऑब्स्टिकल नंबर 1 क्या है? हमने सबसे पहले इसके बीच में देखना है ईस्ट चाइना सी, ताइवान, इससे इसका कन्फ्लिक्ट है, साउथ चाइना सी, यहाँ पे इसके कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो हमने पूरे डिस्कस करने हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का डायलेमिया प्रॉब्लम क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। इंडियन ओशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो इसको टफ टाइम दे रहे हैं उनको डिस्कस प्रॉपर किया जाएगा। तो यही वही सारी बात, ईस्ट चाइना को भी हमने डिस्कस करना है, ताइवान को करना है, साउथ चाइना सी को करना है, मलाक्का डायलेमिया को करना है, इंडियन ओशन को करना है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को करना है, और चाइनीज का फिर रिस्पॉन्स देखना है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे ईस्ट चाइना सी। ये ईस्ट चाइना सी के अंदर जी क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ईस्ट चाइना सी क्या प्रॉब्लम है। ईस्ट चाइना सी जो है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन जापान, ताइवान एंड चाइना के बीच में, 3 कंट्रीज के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है। चाइना कहता है कि भाई ये मेरी बाउंड्री है, जापान कहता है कि चाइना की ये बाउंड्री है। असल इशू क्या है, यहां पे हैं आइलैंड्स, जिसमें सबसे मशहूर आइलैंड है सेनकाकू आइलैंड। ये आइलैंड जो है जापान के कब्जे में है, बट चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है। इस पे जो कब्जा किया था हुआ था 1894 की वार हुई थी, चाइना जापान वार। उस टाइम जापान ने इस पे कब्जा कर लिया था सेनकाकू आइलैंड पे, बट चाइना कहता है कि उससे पहले 1000 साल तक ये मेरा हिस्सा रहा है, और चाइना इस पे प्रॉपर क्लेम करता है। अब ताइवान का इशू जो है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं। तो फिलहाल हम इस सेनकाकू आइलैंड को डिस्कस करते हैं। अब चूंकि चाइना कहता है ये मेरी जगह है, तो इससे वो अपना मैरीटाइम बाउंड्री लेता है। वो जब बाउंड्री लेता है तो यहां तक चली जाती है, जापान इसको मानता नहीं है। तो ये कन्फ्लिक्ट की वजह से आए दिन इनका यहाँ पे झगड़ा रहता है। तो पहला आ गया कि पहला आ गया कि ईस्ट चाइना सी के अंदर हमें प्रॉपर कन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, किस किसका, जापान का, ताइवान का और चाइना का। अच्छा, इसकी अब थोड़ी सी हिस्ट्री, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेनकाकू आइलैंड जो है जापान के कब्जे में, इसको चाइना जो है वो कहता है दयायू, सेनकाकू कहता है जापान, दयायू कहता है इसको चाइना, और ताइवान इसको कहता है दाययू ताई, यानी कि तीनों इसको अपना एरिया क्लेम कर रहे हैं। इस टाइम पोजीशन क्या है, जापान इसको कंट्रोल कर रहा है। चाइना क्या है, वही आपको बात बताई कि हिस्टोरिकल क्लेम करता है, जो इनकी 1894 की चाइना जापान वार हुई थी, कि उससे पहले 1000 ईयर्स तक ये चाइना ही का हिस्सा रहा है। ताइवान क्या कहता है, वो आल्सो क्लेम करता है इसकी ऑनरशिप। ये ताइवान और चाइना के इशू को थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। असल फैक्टर क्या है, ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जगह ऑयल पॉलिटिक्स, गैस पॉलिटिक्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि इस जगह के नीचे सारा ऑयल है और गैस है। दूसरा, ये एरिया जो सारा है ये फिशिंग के हवाले से बहुत अहम है। फिर ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चाइना का गेट है ट्रेड करने का। करंट स्टेटस क्या है कि ये जापान के कब्जे में है, कंट्रोल्ड बाय जापान, बट इस पे क्लेम कर रही हैं चाइना एंड ताइवान। और इसकी वजह से इस एरिया के बीच में एक कन्फ्लिक्ट मचा हुआ है, एक टेंशन मची हुई है। और चाइना जब अपनी पोर्ट से इस तरफ निकलता है, तो वो जब इन एरियाज के बीच में जाता है तो जापान उसके लिए ट्रबल क्रिएट करता है कि आप मेरे एरियाज में आ गया। और उसके साथ साथ पूरा यहाँ पे अमेरिका ने, आगे चल के हम देखेंगे, अपनी पूरी 7 फ्लीट, पूरी नेवी बिठाई हुई है। यही चीज आ गई कि चाइना जब भी यहां से जाता है तो जापान उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। अब ये जो आइलैंड है, ये देखने में सिर्फ इन पे आबादी वगैरह कोई नहीं है, ये इस तरह का सेनकाकू आइलैंड जो है ये उसकी प्रॉपर पिक्टोरियल एविडेंसेस है। बट इससे क्या है कि मैरीटाइम लॉ जो है वो सारा चेंज हो जाता है। 200 नॉटिकल माइल चाइना आगे तक चला जाता है, और सारी उसकी जो ट्रेड है ये प्रॉपर ट्रेड रूट है, जिसको आमतौर पर जापान ब्लॉक कर देता है। और असल इसकी वजह क्या है, जो आपको मैंने बता दी कि ये सारी इसके नीचे ऑयल है, कि ईस्ट चाइना सी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिक वजह उसकी क्या है जी, ऑयल पॉलिटिक्स।
अब हम आगे चल के देखते हैं कि पहला हमने उसका रास्ता देखा कि जैसे ही चाइना, अब ये जो ताइवान स्ट्रेट है ये कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी को और साउथ चाइना सी को। ताइवान जो है ये पार्ट है चाइना का, चाइना इस पे क्लेम करता है और चाइना की पॉलिसी है कि वन चाइना, वो कहता है कि एक टाइम ये यूनिफाई हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको मैं ये प्रॉपर इशू समझा देता हूं, ये ताइवान का और चाइना का इशू क्या है। ये जिसको हम आज चाइना कहते हैं इसका नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये पी से बनता है। हिस्टोरिकल जाते हैं 1949 के अंदर यहां पे प्रॉपर एक वार हुई थी कम्युनिस्ट ग्रुप की, जिसको लीड कर रहा था माओ जे तुंग, और दूसरा उसके मुकाबले में जो था नेशनलिस्ट ही वाज चन काय शेक। होता क्या है कि जो माओ की गवर्नमेंट थी माओ जे तुंग ने, उन्होंने ये चन काय शेक जो था इनको यहां से निकाल दिया, ये चले गए ताइवान के अंदर और ताइवान के अंदर इन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दी। तो इन्होंने कहा असल चाइना जो है वो ये है, माओ ने कहा कि भाई असल चाइना ये है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मोस्टली वर्ल्ड ने 99% वर्ल्ड ने इस पॉपुलेशन को देखते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया कि असल जो चाइना है ये माओ वाला है। सबसे पहले पाकिस्तान ने इसको किया, फिर बाकी कंट्रीज करते गए और करते करते 1970s में हेनरी किसिंजर ने यहाँ का विजिट किया और इसको एक्सेप्ट कर लिया चाइना को। अब ताइवान जो है ये भी अपने आप को चाइना कह रहा है, बट अगर हम इंटरनेशनल प्रॉपर देखें तो इसको ज्यादा कंट्रीज ने तस्लीम नहीं किया हुआ, क्योंकि ये छोटा सा जजीरा है और ये सारा कुछ, और इन दोनों के बीच में इसी तरह का कंफ्लिक्ट है जिस तरह हमारा और इंडिया का है। अब ये इसकी सारी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था। अब जब भी चाइना यहां से गुजरता है तो उसके लिए चूंकि उसका ओल्ड दुश्मन है, रिवाइवल है ताइवान, तो वो यहां से उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो हमने देख लिया कि ईस्ट चाइना सी के अंदर जापान बैठा हुआ है, आगे से थोड़ा चाइना आएगा, इस स्ट्रेट से गुजरेगा तो आगे ताइवान बैठा हुआ है जो अपने आप को ओरिजिनल चाइना कहता है। तो ये सारी वो है स्ट्रेट, ये ताइवान है, ईस्ट चाइना सी से चाइना आया, स्टेट ऑफ ताइवान, और यहाँ पे भी उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम्स का आगे चल के हम देखेंगे कि सारा पीछे ये प्रॉक्सीज है अमेरिका की। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी और बात समझ आना शुरू होगी। ये चाइना की सारी कोस्टल लाइन हो गई जो आपको सारी मैंने पोर्ट्स बताई थी। इस तरफ बैठा हुआ है उसका दुश्मन जापान, ये आइलैंड है वही सनकुकू आइलैंड है, ये ताइवान है। इधर आप आगे जाएंगे तो फिलिपाइन भी आ जाएगा, और ये चारों जो है प्रॉक्सीज ये अमेरिका की हैं। अमेरिका की पूरी नेवी बैठी हुई है जापान के अंदर, सनकुकू आइलैंड के अंदर पूरी अमेरिका की नेवी बैठी हुई है, ताइवान के अंदर पूरी अमेरिका की नेवी बैठी हुई है, फिलिपाइन के अंदर पूरी उसकी नेवी बैठी हुई है। तो उसने अगर आप देखें तो पूरी इंसर्कलमेंट की हुई है ये चाइना के पूरे इस एरिया की। तो अब हमें ईस्ट चाइना सी की भी समझ आ गई, हमें ताइवान की भी समझ आ गई, हमें उसके साथ जो है अब आगे चलेंगे तो थोड़ा सा फिलिपाइन को भी देख लेंगे कि क्या है। अब यहां से आप देखें फिर वही बात है कि सारा अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। दीज आर दी प्रॉक्सीज, ये पपेट्स हैं जापान, ताइवान, फिलिपाइन, किसकी? अमेरिका की। और इस तरफ आपका वैसे भी अमेरिका आ जाता है पूरा। तो हमने देखा कि चाइना जैसे ही समुद्र में दाखिल होता है तो ईस्ट चाइना सी के अंदर उसको कॉन्फ्लिक्ट मिलना शुरू हो गया। ताइवान से उसकी हिस्टोरिकल दुश्मनी है और ताइवान को पूरा सपोर्ट करता है आपका कौन? अमेरिका। अब कहते हैं कि जो अब तीसरी वार होनी है, इस टाइम हमने यूक्रेन की वार देख ली है, हमने इसराइल ईरान अमेरिका की वार देख ली है। तीसरा जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा इस टाइम हमारे सामने आ रहा है जो वर्ल्ड को वर्ल्ड वार की तरफ ले जा सकता है, वो ये ताइवान इशू है। अब जैसे ही चाइना यहां से निकलता है तो वो दाखिल होता है अब यहां पे साउथ चाइना सी के अंदर। ये ईस्ट चाइना सी, ये ताइवान, अब आ गया वो इस सी के अंदर जिसको कहते हैं साउथ चाइना सी। इस पूरे एरिया को चाइना अपना हिस्टोरिकल क्लेम करता है कि ये सारे का सारा सी जो है ये मेरा है, ये इसका एरिया है। अब ये क्या डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी, इसमें मल्टीपल कंट्रीज हैं। चाइना क्लेम करता है अपनी 9 डैश लाइन को, ये आगे चल के समझाता हूं, वही है जो भी आपको दिखाई है।
चाइना कहता है कि पूरे का पूरा सी ही मेरा है। इसके अंदर जो बाकी क्लेम करते हैं कंट्रीज, उसके अंदर फिलिपाइन का इस पे क्लेम है, वियतनाम का इस पे क्लेम है, मलेशिया का इस पे क्लेम है, ब्रुनाई का इस पे क्लेम है, अगेन ताइवान का इस पे क्लेम है। तो कितने कंट्रीज आ गए ये? 1 2 3 4 5। तो इन 5 कंट्रीज का अगेन अब आ गया कन्फ्लिक्ट चाइना के साथ, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वजह क्या है? ऑयल एंड गैस। साउथ चाइना सी के नीचे भी ऑयल है और गैस है, अगेन फिशिंग है, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, और मिलिट्री कंट्रोल है। यहां पे मिलिट्री बैठी हुई है पूरी, चाइना की भी, अमेरिका की 7th फ्लीट पूरी आबदोजें हैं, न्यूक्लियर आबदोजें नीचे फिर रही हैं पूरा। ये अगर आप इसको, अब इस साउथ चाइना सी को थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या डिस्प्यूट है। ये है जी 9 डैश लाइन, जिसको चाइना क्लेम करता है। वो कहता है कि मेरा ये एरिया, जबकि बाकी कंट्रीज जो हैं, जैसे हम वियतनाम को देखते हैं, वो कहता है कि नहीं भाई ये मेरा एरिया। इसी तरह ब्रुनाई जो है वो अपना ये एरिया क्लेम कर रहा होता है। मलेशिया भी इसी तरह बीच में आ जाता है। फिलिपाइन है वो यहां से क्लेम कर रहा है। ताइवान है तो वो ये क्लेम कर रहा है। तो फुकाटा पार्सले आइलैंड वगैरह को क्लेम करता है ताइवान जो। तो अगर चीज को थोड़ा सा हम सिंपल कर लें तो हमें यह समझ आती है कि यहाँ पे फिर ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं। किस किस के? ताइवान का है साउथ चाइना सी के ऊपर, और उसकी इंटरप्रिटेशन और है अपने एरिया की। फिलिपाइन की और है, मलेशिया की और है, वियतनाम की और है, और चाइना की अपनी और है। तो इस वजह से सब के सब आपस में कंफ्लिक्ट में आए हुए हैं। तो यही सारा आपका ये जो है इंफोग्राफिक में मैंने बता दिया यहाँ। तो यहाँ पे अमेरिका रहा है, और सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटीज हुई हैं अमेरिका की वो यहाँ पे हुई हैं वियतनाम वॉर्स के अंदर। इसका जो एरिया था नॉर्थ की तरफ, वहां सारा था कम्युनिस्ट ब्लॉक, और नीचे अमेरिका ने पूरा किया हुआ था, अपनी प्रॉपर यहाँ पे प्रॉक्सी रखी थी, और बड़ा ज्यादा नुकसान यहाँ पे होगा। स्टिल इसके असरात हैं। ये उसी तरह का इशू है जिस तरह का नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का है। तो ये थोड़ा सा अब आपको मैंने साउथ सी चाइना का भी डिस्प्यूट बता दिया। तो अभी तक जो हम चले हैं तो हमने क्या देखा कि अब ये है कि यहाँ पे साउथ ये पैसिफिक ओशन हो गया, और कहाँ कहाँ पे ये चाइना की नेवी बैठी हुई है। ये सारी छोटे छोटे उन्होंने आइलैंड बनाए हुए हैं आर्टिफिशियल, और यहाँ पे उसकी नेवी साउथ सी चाइना के अंदर बैठी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगहों में हाई टेंशन जोन है। ये फिर मैंने वही बता दिया कि यहाँ पे सारी नेवल, और इस तरफ पूरा अमेरिका बैठा हुआ है। अमेरिका की पूरी नेवी इन कंट्रीज में भी बैठी हुई है। जैसे अब क्लार्क आइलैंड है, वहां पे फिर आ गया फिलिपाइन के बीच में, सबसे बड़ी उसकी नेवल बेस है इस एरिया के बीच में। तो ये फिर आपको मैंने अब ये क्लेम्स जो हैं कुछ दोबारा बताए हैं ये मैप्स के साथ कि ये कौन कौन से एरियाज को क्लेम कर रहे हैं, क्या क्या बाउंड्रीज बनती हैं। ये अगेन इसी तरह कि अगर फिलिपाइन के मैप को देखो तो वो ये दिखाता है, ब्रुनाई ये दिखाता है, मलेशिया ये दिखाता है, वियतनाम ये दिखाता है, जबकि चाइना इनके बीच में बैठा हुआ है। और ये सारा विजुअल आपको वही थोड़ा सा बताने की। अब जो आपको बताया था कि यहाँ पे ये सारा ये अमेरिकन बेसिस है। अब दोबारा आप जरा कंट्रीज को लेके आए, ये यहां से मैं आपको समझाता हूं। देखिए ऊपर वाला तो आपको समझ आ गया था कि अमेरिका। अब यहाँ पे देखें तो फिलिपाइन के अंदर यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे अमेरिकन नेवल बेस है, और एयरपोर्ट भी उसके ऊपर ही बने हुए हैं, और यहाँ पे है। नीचे आप आ जाएं, ये यहाँ पे सारा अमेरिका, फिर ये मलेशिया के ये इस एरियाज में, वियतनाम के साउथ में, और यहां तक कि आप खुद देख लें कि कितना ज्यादा कंफ्लिक्ट जोन बना हुआ है नॉर्थ सी चाइना। फिर सोने पे सुहागा ये है कि अमेरिका ने यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स भी बनाए हुए हैं। ये अमेरिका खुद बैठा हुआ है, और फिर उसका एक ब्लॉक है अकुकस, ये अभी आगे चल के हम देखते हैं। ये आपका बनता है ऑस्ट्रेलिया। चले इसको बता ही देता हूं अकुकस क्या है। ए से ऑस्ट्रेलिया, यू से यूके, और यूएस से यूएस। यानी कि ये इन्होंने पूरा एक यहाँ पे इंसर्कलमेंट की हुई है यूं,
और ये यूं, ये अभी आगे चल के आपको पूरा समझ आ जाएगा कि 3 कंट्रीज ने चाइना की, यानी कि यूं चाइना निकलेगा तो हर तरफ से, पहले तो हमने सिर्फ अमेरिका को देखा, लोकल प्लेयर्स को देखा, तो इंटरनेशनल तौर पे अमेरिका के साथ अब ज्वाइन कर लिया है ऑस्ट्रेलिया ने और यूके ने। और ये फिर कुछ और बता दिया कि लुजान आइलैंड है, यहां पे अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंस है, ये प्रॉपर है, यहां पे अमेरिका की पूरी एक नेवल बेस है। और इसी तरह सबसे अहम जो उसकी बेस है फिलिपाइन के अंदर, ये है क्लार्क बेस। क्लार्क बेस हिस्टोरिकल बहुत बड़ा उसका अड्डा रहा है, बीच में उसने छोड़ दिया था, बट अब दोबारा 2026 के अंदर यहां अमेरिका आ चुका है। तो ये थोड़ा सा आपको साउथ सी चाइना के मुतालिक बताया। अब ये अगेन उसकी आप इंसर्कलमेंट देखें कि हर तरफ से घिराव है, यहां अमेरिका खुद है पैसिफिक के बीच में, जापान, ये फिलिपाइन, फिर वही बात कि यहां पे भी हवाई के अंदर उसके अड्डे हैं, फिर यहां पे हैं पूरा, अगर आप देखें तो हवाई और ये पूरी अमेरिका ने इंसर्कलमेंट की हुई है चाइना की, और चाइना हर तरफ से पूरा घिरा हुआ है। तब हमने अभी तक क्या देखा, हमने यही देखा कि जब भी चाइना अपना सफर शुरू करता है ईस्ट चाइना सी से, फिर आता है ताइवान के अंदर, और ताइवान से जैसे ही साउथ चाइना सी के अंदर आता है तो यहां से जापान, अमेरिका, यहां से ताइवान, अमेरिका, यहाँ पे आसियान रीजन जिसके अंदर मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम प्लस अमेरिका। तो चाइना के पास सिर्फ ट्रेड करने का यही सारा है एरिया, और सारा आप देखें कि उसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। अब आते हैं जी, ये क्या है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये मैंने आपको पहले पूरा मैप बता दिया था, ये गुजरता है जी आपका बहुत तंग, दुनिया का सबसे नैरो पार्ट है ये, मलेशिया एंड इंडोनेशिया के बीच में आता है, और यहां से आगे की तरफ जाता है। और पहले आपको पूरा मैं समझा चुका हूं। ये मलाक्का डिलेमा क्या है, ये टर्म दी थी असल में 2013 में, जो आजकल इनके प्रेसिडेंट है शी जिनपाओ ने, इनसे पहले थे हो जिनताओ। तो इन्होंने यही कहा था कि चाइना जो इमर्जिंग पावर बन रहा है उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि स्टेट ऑफ मलाक्का जो है, मलाक्का स्ट्रेट, उसको किसी टाइम भी डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। तो अब तक हमने देख लिया कि उसके लिए ईस्ट सी के अंदर भी प्रॉब्लम है, ताइवान स्ट्रेट पे भी प्रॉब्लम है, साउथ चाइना सी के अंदर भी प्रॉब्लम है। अब आगे उसने अगर गुजरना है तो उस तंग रास्ते से गुजरना है। और चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और ये सारा डिपेंड करती है ऑयल पे और गैस पे, और इसकी सारी ट्रेड जो होती है, और तो रास्ता इसका कोई नहीं है, वो होती है स्टेट ऑफ मलाक्का से। तो अब इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा कि चाइना ये जो है ये किस तरह दुनिया की इंडस्ट्री है। चाइना का ये है कि चाइना 1949 के अंदर मैंने आपको बताया कि माओ जेडंग ने इसकी बुनियाद रखी। उसके बाद 1978 के अंदर यहाँ पे डेंग ज़ियापिंग का पीरियड आया, और डेंग ज़ियापिंग ने यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स की। वो रिफॉर्म्स ये थी कि उन्होंने बड़ी ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की, इकोनॉमिक लिबरलिज्म की पूरी थ्योरी दी। वो यही थी कि भाई यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज आए, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, उनको ये बड़ा ज्यादा इन्होंने इस तरह का एनवायरनमेंट दिया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, के उनका जो बिजनेस है वहां पे इजी हो, उनको ज्यादा एनओसी लेने में रिक्वायरमेंट, ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। उन्होंने यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगानी है तो ज्यादा उन पे टैक्सेस ना लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोप की सारी इंडस्ट्री यहाँ पे आ गई। ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनके पास मैन पावर बहुत ज्यादा थी, 1 अरब से ऊपर तो इनकी पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से ये बड़ी जल्दी सारी चीजें बना लेते थे। तो इस वजह से सारी दुनिया, यूरोपियन कंट्रीज, तमाम कंट्रीज ने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज लगाई। जिस तरह आज की डेट के अंदर आपकी जो है BMW गाड़ी, ये यहाँ पे शिफ्ट हो रही है जर्मनी की, बेंज यहाँ पे शिफ्ट हो रही है क्योंकि रशिया से उनको गैस नहीं मिल रही। अब ये क्या है कि चाइना ने एक पूरी यहाँ पे दुनिया की फैक्ट्री तो बन गया। अब फैक्ट्री चलाने के लिए उसको तेल चाहिए, गैस चाहिए, और तेल गैस सारा कहाँ से आता है? ईंधन, ये इसका इधर से ही आता है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि चाइना के लिए सबसे बड़ा डिलेमा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि मलाक्का स्ट्रेट, और मलाक्का स्ट्रेट से ऊपर भी हमने देख लिया कि उसके लिए मसाइल ही मसाइल है कि किसी टाइम भी अमेरिका ने, जिस तरह अभी हमने जंग में देखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हुई, अगर स्टेट ऑफ मलाक्का ब्लॉक हो जाए, और अगर चले वो ब्लॉक नहीं भी होती तो ऊपर
साउथ चाइना सी के अंदर कोई वार चल पड़े, या ताइवान इशू के ऊपर कोई वार चल पड़े, या जापान के ऊपर, जापान और इसकी कोई वार हो जाए ईस्ट चाइना सी के अंदर, तो आप देखते हैं कि चाइना की पूरी इकोनॉमी, जो पूरी दुनिया की वो इंडस्ट्री है, collapse कर जाएगी। तो वही बात है कि चाइना की जो सारी एनर्जी है वो इंपोर्ट होती है, और सारी आती है कहाँ से? स्टेट ऑफ मलाक्का से। ये दुनिया की सबसे तंग स्टेट है और वुलनरेबल स्टेट है। इन कंफ्लिक्ट यूएसए और जो उसके हमने पीछे दोस्त कंट्रीज देखे हैं, अमेरिका को देखा है, ताइवान को देखा है, हमने फिलिपाइन को देखा है, हमने वियतनाम को देखा है, वो डिस्टर्ब कर सकते हैं उनकी उसकी सप्लाई लाइन। उन्होंने अगर इसका ये रूट ब्लॉक कर दिया तो ये 30 दिन भी सस्टेन नहीं कर सकता। तो ये चाइना को सबसे बड़ी थ्रेट है कि अपनी फैक्ट्री के लिए उसको ईंधन चाहिए, और ईंधन उसका कहां से आता है? यहां से। अब चाइना को डर क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है, जो आपको पूरा मैंने दिखा दिया पूरे मैप्स के जरिए से, हर जगह बैठी हुई है, हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इंडो पैसिफिक। पैसिफिक का हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, अब इंडो का भी पूरा डिस्कस करेंगे, इंडियन ओशन का, कि वहां पूरा वो उसकी इंसर्कलमेंट करके बैठा हुआ है, और यही चीज सारी कोल्ड वॉर है। इंडिया स्ट्रेटेजिकली अब इसका एक और दुश्मन आ जाता है जिससे उसके कन्फ्लिक्ट है। चाइना की जो सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट है ना, वो इंडिया के साथ है। वो उसके कराकोरम रीजन के अंदर भी है, कश्मीर के अंदर भी है, और ऊपर जो आपकी बनता है तिब्बत एरिया, वहां पे भी है। 4 एरियाज पे उसके कन्फ्लिक्ट है। हम देखते हैं कश्मीर इशू को, तो कश्मीर के अंदर भाई 3 पार्टीज हैं। कश्मीर के अंदर जो एरिया आपका आ जाता है शगाम वैली और सिक्किम का, ये कश्मीर वैली का पूरा हिस्सा बनता है, ये इस टाइम चाइना के कंट्रोल में है, जिसको इंडिया क्लेम करता है। इसी तरह आप अगर नीचे की तरफ आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना कहता है कि तिब्बत का इशू है, सॉरी तिब्बत का एरिया है जिसपे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। और इसी तरह एक और जगह है सिक्किम। तो सादा अल्फाज के अंदर 4 एरियाज पे इनका कन्फ्लिक्ट है। कौन कौन से? एक कर लेते हैं शगाम वैली, ये पाकिस्तान ने गिफ्ट की थी अयूब खान के दौर में। दूसरा जब हम करेंगे ये जो कश्मीर इशू और उसके साथ कारगिल इशू, और उसके साथ जब हम करेंगे सियाचिन इशू, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो आ जाता है आपका अक्साई चिन, ये भी इंडिया क्लेम करता है, चाइना ने इस पे कब्जा, चाइना के कब्जा कहेंगे या क्या कर लें, 1962 की वॉर के अंदर उसने ये कॉन्क्वेस्ट किया था इंडिया से। इसके बाद हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना क्लेम करता है बट ये इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। और एक और एरिया है सिक्किम, जहां इनकी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच में इनकी 2017 के बीच में भी स्कर्मिशेस, थोड़ी सी वॉर हुई। तो किसी प्रॉब्लम की सूरत में अभी हम देखेंगे जब इंडियन ओशन के अंदर वो दाखिल होता है, तो वहां पे भी उसके मुंह के ऊपर एक और उसका दुश्मन खड़ा हुआ है, अमेरिका के साथ हैंड इन ग्लव करके, दैट वन इज इंडिया। यूएसए अलायंसेस और उसके जो है बाकी पार्टनर्स, वो पूरी मैरिटाइम आपने देखी है कि बाउंड्री जो है ईस्ट से लेके, ताइवान से लेके, साउथ से लेके पूरी इंसर्कलमेंट की हुई है। यहां तक बात समझ आ गई। अब यहां बात खत्म नहीं होती, इसके अलावा अमेरिका ने कुछ और इस कोल्ड वॉर के अंदर ब्लॉक्स भी बनाए हुए। सबसे अहम ब्लॉक है क्वाड। इसके अंदर कौन कौन शामिल है? यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके, यूएस। ये आपको बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट है 4 कंट्रीज के बीच में, यूएसए के बीच में, इंडिया के बीच में, जापान के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कि हमने इंडो पैसिफिक यानी कि 2 इंडियन ओशन को और पैसिफिक को अपनी ट्रेड के लिए सिक्योर करना है। ये चारों तो आपस में मिल गए, तो फिर इनके मुखालिफ कौन आ रहा है? तो मुखालिफ ऑफ कोर्स किसके अगेंस्ट है? ये चाइना के अगेंस्ट। अब ए से बन गया ऑस्ट्रेलिया, यू से यूके, यूएस। तो इन्होंने भी अपना एक ब्लॉक बनाया हुआ है इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर, कि हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड को सिक्योर करना है, अपनी हमने नेवी यहाँ रखनी है। किसके अगेंस्ट रखनी है? ऑफ कोर्स चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि ये चाइना का सारा रूट है। अब हम देखते आ रहे हैं कि चाइना के जो दुश्मन है उसके अंदर इंडिया का इजाफा हो गया, ऑस्ट्रेलिया का इजाफा हो गया, यूके का इजाफा हो गया, जापान तो पहले ही है। ये फिर वही बात आ गई किसकी, दोबारा वही सारी ट्रेड जो है ये आई इंडियन ओशन के अंदर। तो यहां प्रॉब्लम है, यहां से गए, ये पैसिफिक ही का पार्ट बनता है, यहां पे भी प्रॉब्लम है। तो इसकी ट्रेड यहां से भी कट सकती है, यहां से भी कट सकती है, यहां पे से भी प्रॉपर हम देख चुके हैं कि कट सकती है। ईस्ट ताइवान, साउथ ये स्टेट ऑफ मलाक्का। अब यहां से ये जैसे ही दाखिल होता है तो आगे ये सारा इंडिया का एरिया शुरू हो जाता है। ये आगे आपको बताता हूं अभी। अच्छा, क्या इसके पास कोई अल्टरनेट्स भी हैं? वो भी अभी डिस्कस करते हैं सी के बीच में।
ये जैसे ही यहां से आता है, ये स्टेट ऑफ मलाका है, तो ये दो एरियाज हैं जिनको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये किसके हैं? इंडिया के दो जजीरे हैं। ये जैसे ही यहां से निकलता है स्टेट ऑफ हॉर्मस से, तो यहां करके आते हैं आगे पिक्चर में आपको ये आ गए। वो क्या नाम है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये किसके हैं जी? इंडिया के। अब जैसे ही यहां से निकलेगा, यहां से इसको इंडिया पड़ जाएगा। यहां से हमने देख लिया कि ईस्ट, ताइवान, साउथ, स्टेट ऑफ मलाका से निकल के ही है। तो इसके लिए आप देखिए, आप प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं इस रूट के बीच में। वैसे इस टाइम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी है। अभी पिछले मंथ इसने एक पावर शो की है जिसके अंदर इसने अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी दिखाई है, तो दुनिया देख के दंग रह गई है कि कैसे कैसे इसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। इसके अलावा इसने जो अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन इंडो पाकिस्तान जो वार हुई थी उसके बीच में करके दिखाई है कि कैसे इन्होंने पूरा इंडिया के सिस्टम को जैम करके रख दिया। अब क्या चाइना के पास कोई और अल्टरनेट्स हैं कि उसने यहीं से गुजरना है स्टेट ऑफ मलाक्का से? जी है। एक ये है मसाकर स्ट्रेट है, दूसरी लंबोक स्ट्रेट है। लंबोक ज्यादा यूज होती है, और सांदा स्ट्रेट है। बट ये यहां से ना शिप, पानी की सिचुएशन इस तरह की है कि शिप सही तरीके से गुजर नहीं सकती, क्योंकि ये पानी जो है यहाँ पे इंडियन ओशन का इस तरह का है कि जहाज जो भी गुजरते हैं उनके डूबने वगैरह का बहुत ज्यादा इम्कान है। सेफ नहीं है, ये रॉकी सरफेस है, प्रॉपर नहीं है, और ये रिकमेंडेबल नहीं है। और जो इंटरनेशनल शिप्स होती हैं, जो सिक्योरिटी जिन्होंने दी होती है, इंश्योरेंस की होती है, वो इसको रिकमेंड नहीं करती। तो फिर भी यहां से आके आना तो इंडियन ओशन के बीच में ही है। तो ये जो तीन रूट्स हैं, एक बार दोबारा इसको आप देख लीजिए, ये है सही लेकिन सेफ नहीं है। स्टेट ऑफ मलाक्का के तीन अल्टरनेट्स के यहां से अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो ये यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है। बट अगेन यहां पे भी ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है, यहां पे भी आगे देखेंगे हम अमेरिका, यूएसए है। तो ये रिकमेंडेबल नहीं है, और इसकी जो होती है शिपिंग इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस ही नहीं देती इन तीन रूट्स की, यानी कि सांदा स्ट्रेट, लंबोक स्ट्रेट और इसकी। तो ये अगेन है वही थोड़ा सा। अब ये दाखिल हो गया यहां से इंडियन ओशन के बीच में, अंडमान सी। तो यहां पे इसके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं? कौन कौन इसका इस्तेमाल करने के लिए खड़े हुए हैं? इंडियन नेवी, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड जो किसके कंट्रोल में है? इंडिया के। जो इसका पूरा जहां से गेट खुलता है तो उसके बीच में। फिर बन जाता है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल पे इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ये भी बे ऑफ बंगाल के बीच में वो अपना म्यांमार रूट भी बना रहा है, बट बे ऑफ बंगाल के ऊपर सारा इंडियन नेवी का कंट्रोल है। और बे ऑफ बंगाल के अंदर एक और है जिसको हम कहते हैं मार्टन आइलैंड, जिसकी वजह से हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई थी, जो अमेरिका पूरा खरीदता फिर रहा है, एक्वायर्ड कर रहा है। फिर यहाँ पे इंडियन ओशन ही के बीच में अमेरिका की पूरी नेवल और एयरपोर्ट है बहुत बड़ा, डाइको गर्शिया। ये अमेरिका का है और यूके दोनों का ज्वाइंट है, डाइको गर्शिया। फिर आगे क्वाड एंड ए यूके यूएस, ये भी बैठे हुए हैं इंडियन ओशन के बीच में। और डाइको गर्शिया ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब यानी कि जब हम इस ओशन के बीच में आते हैं तो यहाँ पे अंडमान निकोबार और यहाँ पे बनेगा डाइको गर्शिया, और यहां से ऑस्ट्रेलिया भी उसको काउंटर कर रहा है, और यूके भी उस पे डाइको गर्शिया पे बैठ के कर रहा है। ये अगेन चीज आपको समझ आएगी मैप से। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी इंसर्कलमेंट इंडियन ओशन में कैसे की जा रही है, और बाकी जगहों पे क्वाड क्वाड लेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ये हम कर चुके हैं कि 4 कंट्रीज का है। इन्होंने पूरी आर्च बनाई हुई है, ये यूं जो पैसिफिक से शुरू होती है और इंडिया के अंदर आके पूरी खत्म हो जाती है। कैसे? एक तरफ जापान है, एक तरफ यूएसए है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ इंडिया है, और ये सारा एरिया उनकी नेवीज ने इंसर्कलमेंट की हुई है। तो चाइना की आप खुद देख लें कि क्वाड यानी कि जो 4 कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, ये सारी एक आर्च सी बनाई हुई है, और इंडियन ओशन और पैसिफिक के अंदर पूरा उसकी इंसर्कलमेंट हो चुकी है। साउथ चाइना सी के अंदर मॉनिटरिंग हो रही है, उसके बाद मलाका स्ट्रेट पे हो रही है, इंडियन ओशन पे हो रही है, और
चाइना पूरा घिरा हुआ है और चाइना के पास जो दुनिया की पूरी इंडस्ट्री है और कोई रास्ता है ही नहीं। इसी तरह दूसरा जो था, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए से ऑस्ट्रेलिया, ये अलग एक है। यू से यूके, फिर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ये कैसे इसकी इंसर्कलमेंट कर रहे हैं। अगेन उसी तरह यूनाइटेड नेशंस, यहां से यहां तक ये एक अलग एग्रीमेंट है जिसमें इन्होंने पूरा ये करना है, इंडियन ओशन और पैसिफिक को कंट्रोल। ये ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है। अब यूके कहां से आ गया? यूके जो है वो यहां से डाइगो गार्सिया पे पूरा बैठा हुआ है। तो इन तीनों ने भी पूरा चाइना की इंसर्कलमेंट के लिए आपस में एक एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसका इंटरेक्ट तो यही है कि भाई चाइना की इंसर्कलमेंट करना। ये कब एग्रीमेंट हुआ था? 2021 के बीच में। पर्पस क्या है? स्ट्रेंथन करना अपनी मिलिट्री को, टेक्नोलॉजी में कॉर्पोरेशन करना। कहां पे? इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में। किन्होंने करना? ऑस्ट्रेलिया ने, यूनाइटेड किंगडम ने और यूएसए ने। कि इन दो जो प्रॉपर आपके हैं दुनिया के दो बड़े ओशंस, उनको कंट्रोल करना। तो हमने देख लिया कि कहां कैसे कैसे उसके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब एक और प्रॉब्लम, 5 आईज, 5 गोरी आंखों का ये इत्तेहाद है, जिसका काम है कि इंडियन ओशन के अंदर पूरी सर्विलेंस करना। ये बड़ा पुराना है। ये जब थी ना कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या थी कि रशिया और अमेरिका के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 ब्लॉक बन गए थे। तो उस टाइम से ये चल रहा है 5 आई। ये 5 आई क्या है? ये 5 गोरी आंखों का आपस का एक अलायंस है। इसके अंदर सबसे पहले आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट वाले कंट्रीज आ जाती हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये 3 क्रिकेट वाले कंट्रीज। और फिर 2 ऊपर की तरफ हो जाते हैं, यूएसए और कनाडा। ये है कहां पे? ये यहां ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और इसका काम है कि पूरा ये जो आपका इंडियन ओशन है इसकी सर्विलेंस करना। ये पूरी यहां से बैठ के पूरे इस एरिया की, इंडियन ओशन की सर्विलेंस करते हैं यहां से ये सारा। तो हर किस्म की जो आपकी है चाइना की जितनी मूवमेंट होती है, तो ये 5 कंट्रीज का यहां पे भी आप एक नया ब्लॉक हमें नजर आ जाता है कि जो एंटी चाइनीज ब्लॉक है और जो किसी भी टाइम उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 5 आईज। तो हमने अब तक क्या देख लिया? हमने देख लिया कि भाई ईस्ट चाइना सी में प्रॉब्लम, ताइवान में प्रॉब्लम, साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे प्रॉब्लम, इंडियन ओशन के अंदर आ गए तो सबसे पहले बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, फिर क्वाड 4 कंट्रीज का जो है क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर इंडिया भी आ गया, जापान एक तरफ है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ इंडिया है। इसने घेरा डाला हुआ है। और 5 आईज का हम देखते हैं तो ये वही 5। फिर हम देखते हैं डाइगो गार्सिया। ये आपको मैंने पहले बताया, इंडियन ओशन, ये श्रीलंका के सामने आ जाती है। ये बहुत बड़ी मिलिट्री बेस है। अब जो अफगानिस्तान छोड़ा है तो सारा ऑपरेट अमेरिका यहां से करता है। ये अमेरिका, यूके प्लस नेटो का भी काफी ज्यादा इस पे है। तो यहां से ये चाइना को पूरा, चाइना जब जा रहा है ये रेड सी के अंदर ऊपर पर्शियन गल्फ की तरफ, तो यहां से हिट हो सकता है। और ये देखें डाइगो गार्सिया किस तरह कंट्रोल कर रहा है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, अंडमान वाली साइड पे, यहाँ पे चाइना की पोर्ट है हबन टोटा, आगे देखेंगे हम। ये यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ ये कर सकता है एनसर्कलमेंट, यहाँ पे कर सकता है जब वो मिडल ईस्ट की तरफ जाता है, अफ्रीका की तरफ जाता है तो यहाँ से रोक सकता है। ना जाते हुए ये कैप टाउन की तरफ से जाता है तो यहाँ से भी ये यूके प्लस यूएस इसकी सर्कलमेंट कर सकते हैं। तो हमने अब तक देखा, स्क्रीन क्लियर है? तो हमने देखा कि ये पूरा आप देख लें कि ना उसके लिए ईस्ट चाइना सी सेफ है, ना साउथ चाइना सी सेफ है, और ये दोनों असल में पैसिफिक का इशू है, ना उसके लिए इंडियन ओशन सेफ है। तो पूरी कितनी आप देखिए कि उसकी इंसर्कलमेंट है। अब इसी चीज को यहां से मैंने पूरा दिखाया कि ये देखिए कि इंडियन ओशन के बीच में ये इंफोग्राफिक है, तो क्या क्या उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। वो 5 आईज आ गई, यानी कि अब कनाडा ने भी ज्वाइन कर लिया इसको, न्यूजीलैंड भी आ गया इसके अगेंस्ट, क्वाड, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे, ये मैं आपको इंफोग्राफिक भेज दूंगा जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे ताकि। फिर यूरोपियन यूनियन भी बीच में आ जाती है, उसके भी अपना इंटरेस्ट है, यूनाइटेड, और ये सारा आप देखें तो ये सारी इंसर्कलमेंट है उसके हर एंगल से। ये कितना इसके लिए प्रॉब्लमेटिक होया हुआ है
जो दुनिया की पूरी, जिसको हम कहते हैं कि जो दुनिया की क्या है, इंडस्ट्री है, बट यहाँ आप खुद देख लें कि फाइव आईज स्क्वाड। तो इसको जरा थोड़ा सा आप खुद विजुअलाइज कर लें तो यहाँ से आपको ये खुद पूरा समझ आ जाएगा कि ये बिल्कुल नई पावर बनेगा। बट अमेरिका ने ऐसी शतरंज की बछाई हुई है बसात के, भाई इसके लिए प्रॉब्लम्स। इसके कितने हम देख रहे हैं यहाँ पे एनिमीज हैं, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड, एकोकस, नेटो भी आ जाता है क्योंकि नेटो आपका बैठा हुआ है कहाँ पे, टाइको गर्शिया के अंदर। तो जो आपका नेटो है बेसिकली क्या है, इट इज ए प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका, क्योंकि सारा तो उसका फंड अमेरिका देता है। फिर आसियान के स्टेट्स का हमने देख लिया था, वियतनाम का देख लिया था हमने, फिलीपींस का देख लिया था, मलेशिया का देख लिया था। तो कितने इसके लिए प्रॉब्लम्स हैं, कितने इसके लिए प्रॉब्लमेटिक ऑब्स्टिकल्स हैं। अब चाइना क्या कर रहा है, क्योंकि जो अगला मेरा टॉपिक होगा इस लेक्चर के अलावा, ये तो हम चाइना का कर रहे हैं ना, कि उसके प्रॉब्लम्स क्या है, कि चाइना का जो प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं हो, जिसको शी ने कहा था 2013 के अंदर टर्म दी थी मलाक्का डायलामा। ये असल में सिर्फ मलाक्का नहीं है, ये आपको पता है कि ऊपर साउथ चाइना सी, ताइवान, ईस्ट तक जाता है, फिर इंडो पैसिफिक के सारे। बट सबसे अहम है कि जो तंग जगह से ये गुजरता है उसका क्या ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको एड्रेस किस तरह कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने कुछ कॉरिडोर्स बना रहे हैं, मिडिल कॉरिडोर है, आगे समझाऊंगा। इसके रिस्पॉन्स पे अब वो अपने लैंड रूट्स बना रहे हैं। इनका होता था पहले एक ओल्ड सिल्क रूट, बहुत मशहूर था। ये रूट था जो चलता था चाइना से, फिर जाता था अफगानिस्तान के अंदर, फिर जाता था ईरान के अंदर, ईरान से होते हुए इराक, सीरिया, सीरिया के बाद टर्की और यूरोप। यह हिस्टोरिकल रूट था और इसके साथ साथ छोटे छोटे रूट्स कनेक्ट थे। तो उसी रूट को ये रिवाइव करना चाह रहा है, लैंड रूट को, जो दुनिया का हिस्टोरिकल, जिसको हम शराय रेशम कहते हैं, ओल्ड सिल्क रूट कहते हैं। एक तो दोबारा बता दूं, चाइना से जाएगा आज का अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जाएंगे ईरान, ईरान से इराक, इराक से जाएगा सीरिया, सीरिया से टर्की, टर्की से आके यूरोप, और उसके साथ फिर मल्टीपल अरेबिया से कनेक्टेड थे ये, फिर अफ्रीका से कनेक्टेड थे। तो अभी आगे चल के आप देखेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। तो दूसरा वो बना रहा है स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स पॉलिसी। ये आगे आपको समझा देता हूँ क्या कर रहा है। ये अपना जो इंडियन पैसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए। फिर BRI क्या है, बिल्ड रोड इनिशिएटिव, लैंड रूट्स के जरिए से वो अपने रास्तों को, सी रूट्स को कनेक्ट कर रहा है। ये भी ऐसे समझ नहीं आएगा कि मैप में समझाता हूँ। फिर 7 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहे हैं। फिर पाइपलाइन का पूरा वो एक कॉन्सेप्ट लेके आया है, पूरी पाइपलाइंस के जरिए से अपने आप को कनेक्ट कर रहा है। अपनी नेवी को बड़ा मॉडर्नाइज कर रहा है, जिसकी अभी पिछले मंथ उसने पूरी शो करके दिखाई है कि उसकी जो आबदोजें हैं, न्यूक्लियर आबदोजें, वो इतनी एडवांस है कि जिसको कुछ हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। तो आप जाके जरा यूट्यूब पे देखिएगा इनका जो शो था। मिडिल कॉरिडोर, तो ये सारे वो काम कर रहा है, स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स पॉलिसी, BRI, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, पाइपलाइंस, नेवल मॉडर्नाइज कर रहा है और मिडिल कॉरिडोर पे काम कर रहा है। ऐसे अभी आपको समझ ये नहीं आएगा, अब आगे चलूंगा तो मैप से आपको पूरा समझ आएगा। ये स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स पॉलिसी क्या है। देखिए, यहां से चाइना आया, हमने देख लिया कि ईस्ट में प्रॉब्लम, ताइवान में प्रॉब्लम, साउथ में प्रॉब्लम, अंडमान निकोबारों पे प्रॉब्लम। तो अब चाइना क्या कर रहा है, पहला स्टिंग अपना यहां पे बना रहा है, फिर दूसरी यहां पे बांग्लादेश चिटागांव के अंदर, फिर हम्बनटोटा श्रीलंका के अंदर, फिर कराची के अंदर, ग्वादर के अंदर, इसी तरह जिबूती पे, और इसी तरह ये यहां पे। ये पूरी एक अपनी जिस तरह नेकलेस होती है ना, स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स पॉलिसी कहते हैं हम इसको, जिस तरह मोतियों की हार नहीं होती, ये हार बना रहा है ताकि यहां से बच के, यहां से अपनी ले एनर्जी यहां से निकल जाए, यहां से निकल जाए, यहां से लेके श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पे लेके आए, रुके यहाँ पे, यहां से ऊपर चिटागांव से ले जाए अंदर की तरफ रूट बना के, यहां से बर्मा से ले जाए। तो ये अभी आपको यहां से मैं समझाता हूं तो ज्यादा समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले वो कहां बना रहा है, इससे बचने के लिए बर्मा के अंदर, म्यांमार जिसको कहते हैं, दूसरी चिटागांव बांग्लादेश के अंदर, यहां से लैंड रूट बना रहा है और यहाँ पे पाइपलाइंस भी बिछा रहा है, खासतौर पे ये इस तरफ म्यांमार की तरफ। ये पहला इसका हो गया, ये दूसरा, तीसरा श्रीलंका के अंदर जो इसको यहां से कनेक्ट करेगा, फिर मालदीव्स के अंदर,
फिर पाकिस्तान के अंदर बता चुका हूँ, ग्वादर पे भी और कराची पे भी, और यहाँ पे ओमान के अंदर, फिर ये जिबूती है, कीनिया के अंदर बना रहा है, तंजानिया के अंदर बना रहा है कि यहाँ से सीधा आएगा करीब करीब से, और यहाँ से होता हुआ ये पाकिस्तान से निकल गया हमारा जो है नॉर्थन एरिया की तरफ से, इंडिया को बाईपास कर दिया, यहाँ से लेके आएगा तो इसके साथ आके यहाँ पे रुका और यहाँ से सीधा निकल गया। तो ये इस तरह, लेकिन हम देखेंगे कि सबसे फिजिबल जो है वो इसका ये बनता है पाकिस्तान वाला ग्वादर। तो इस तरह काफी ज्यादा ये उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये जो उसका है साउथ चाइना सी वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ताइवान वाला खत्म हो जाएगा, और ये शॉर्ट शॉर्ट रूट्स बना रहा है। ये इसकी है जी स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स पॉलिसी। तो उम्मीद है इस मैप से आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा क्या बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये 2013 में इसने लॉन्च की थी, शी जिनपाओ ने की थी। ग्लोबल कनेक्ट कर रहा है, ये वही है जो आपको बता चुका हूं कि सिल्क रूट है, लैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड रूट्स बना रहा है, इसके अंदर रोड्स बना रहा है, रेलवे बना रहा है, पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, पाइपलाइंस बना रहा है। ये कनेक्ट कर रहा है एशिया को यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, मिडल ईस्ट के साथ। असल में तो वही ओल्ड सिल्क रूट था जो कनेक्ट करता था यूरोप से, बट अब आगे चल के इसने इसको कनेक्ट कर दिया है अफ्रीका के साथ साथ लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के साथ भी। अब ये इससे इन्हांस कर रहा है ट्रेड को, सिक्योरिटी को। मसला क्या है कि जो मलाक्का स्ट्रेट वाला इसका इशू है, और वही आपको जो सारा मैं रिपीट कर चुका हूँ पहले चीज़ें, साउथ चाइना सी, ताइवान, ईस्ट, उन सबको एड्रेस करने के लिए ये है क्या आपको बता चुका हूँ, ओल्ड सिल्क रूट है। ओल्ड सिल्क रूट क्या था एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये अफगानिस्तान जाता था, अफगानिस्तान से ईरान गया, ईरान से इराक गया, ये गया फिर यूरोप के अंदर गया, ये वो रूट था। और फिर मैरीटाइम रूट था, वो यही था इसका पुराना, जो अभी आपको समझाया। यहाँ आके ये कनेक्ट हो जाएगा और ये यूं यूरोप के साथ, ये वो इस ओल्ड सिल्क रूट है जो आपको मैंने पहले बता दिया, जिसके अंदर चाइना, अफगानिस्तान, ईरान। अब चाइना का क्या है जी, ये रोड एंड बिल्ड इनिशिएटिव जो अब वो काम कर रहा है उसी की तर्ज पे कर रहा है। चूंकि ईरान के अंदर इस टाइम कन्फ्लिक्ट है, जो अभी इसने रास्ता बनाया है, ये जाएगा चाइना से निकलेगा काजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, वहां से जाना है इसने यूनान, ग्रीस, फिर आगे मॉस्को, वहां से एक रूट है यूरोप की तरफ। और इसने इसके ऊपर 2015 के अंदर रेल रूट बना दिया है, जो यहां से होता हुआ ये स्पेन तक इसका जा चुका है, ये इसका बन चुका हुआ है। यानी कि फिर बता दूं, सेंट्रल एशिया गया, ग्रीस गया, ऊपर मॉस्को तक जाता है, यहां से यूरोप, और ये इसका प्रॉपर रूट है जो बन चुका हुआ है। ये ओल्ड सिल्क रूट ही की कॉपी है, और रेल जो इसकी थी 2015 तक स्पेन तक जा चुकी है। अब इसके साथ साथ ये 7 कॉरिडोर्स बना रहा है, 7 रूट्स बना रहा है। अब ये 7 कौन से हैं? एक तो मैरीटाइम है, एक ये चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर बना रहा है, न्यू यूरो एशिया लैंड ब्रिज बना रहा है, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर बना रहा है, चाइना इंडो एशिया। ये अभी यहां से आपको बजाय ये यहां से सारा आपको समझ आएगा। एक ये इसका जा रहा है मंगोलिया की तरफ से, ये इसका जा रहा है रशिया की तरफ, ये इसका जा रहा है सेंट्रल एशिया की तरफ से, ये पाकिस्तान की तरफ से, ये वही बर्मा वगैरह की, ये सॉरी हाँ, ये बांग्लादेश की तरफ से, ये बर्मा की तरफ से। ये यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कलर से। ये यूरो एशिया ग्रीन वाला है, चाइना मंगोलिया वाला ये आपको बता दिया, चाइना सेंट्रल एशिया वाला। तो ये जितनी करंट अफेयर है ये आपको इसी से समझ आनी है, और सारी आपस में लिंकअप है। ये बांग्लादेश वाला, और ये जो इसका 7वां रूट है वो मैरीटाइम सिल्क रूट है, कि वही जो इसका है सारा, और साथ अपने लैंड कॉरिडोर्स पे बढ़ाइए फोकस कर रहा है। और अगर लैंड कॉरिडोर्स को देखें तो वो अब यहां से आपको ये ज्यादा समझ आएगा। इसका ए रूट जो है वो ये है, ये मंगोलिया से होता हुआ रशिया गया और आगे यूरोप फिनलैंड तक। बी रूट जो इसका है ये चाइना का उर्मकी सेंट्रल एशिया से होता हुआ मॉस्को आगे पोलैंड तक चला गया। फिर इसका जो सी रूट है ये सेंट्रल एशिया ईरान, ये असल वही पुराना सिल्क रूट है, मेन यही था
इसका कलर मैं आपको थोड़ा सा, तो ये रूट्स आपको पता होने चाहिए। सारी एनर्जी पॉलिटिक्स, यूक्रेन इशू देख लो, ये देख लो, सारी यही है। ये सी रूट जो है ईरान से होता हुआ, ये पुराना वही है। पुराना ये था कि इराक के अंदर चला जाता था, सीरिया और टर्की। यहाँ पे चूंकि कन्फ्लिक्ट है तो ये अंदर से होता हुआ टर्की के अंदर घुस गया, ईरान से ही, और फिर आगे यूरोप के बीच में। डी रूट जो है ये वो पाकिस्तान वाला है। ई रूट जो इसका है, लैंड रूट, ये इसका नेपाल की तरफ है। एफ रूट जो इसका है ये बांग्लादेश की तरफ है। और जी रूट जो है ये इसका बैंकॉक वाला की तरफ से, ये यहाँ पे। तो ये अगर आपके पास मैप हो तो आपको बहुत सिंपल BRI, बिल्ड रोड इनिशिएटिव हो गया है। और एक ही ये जो उसका मेन सेंट्रल एशिया वाला रूट है, इसी को इसने यहाँ तक ला के यहाँ ले आया है, स्पेन तक रेल 2015 के बीच में इसने शुरू कर दी। तो ये 7 रूट्स हैं इस मैप पे, ये ज्यादा क्लियर है। और ये इसका मैरीटाइम रूट है 7, जो कनेक्ट करेगा, यहाँ से यूं चला जाएगा, यहाँ आके रुकेगा, यहाँ से यूं चला जाएगा, फिर यूं यहाँ से आएगा तो यहाँ से ये बजाय दोबारा वापस जाने के लैंड रूट से निकल जाएगा, यहाँ गया हुआ है तो फिर लैंड रूट से निकल जाएगा, यहाँ फिर लैंड रूट से निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें ये इतनी कनेक्टेड है कि अफगानिस्तान इशू भी आपका यही है, आज का आपका ईरान इशू भी यही है। सबसे पहले अगर अब ये चीजें आपको समझ आती जाए तो। अब दूसरा क्या है, हमने देख लिया इसने सबसे पहले कि कैसे ये कॉरिडोर्स बना रहा है, इसका बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। अब पाइपलाइनों के जरिए से ये कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। अच्छा, पाइपलाइंस जो सारी हैं, ये सबसे ज्यादा इस टाइम जो दुनिया की रिच लैंड है वो हमारी बनती है ये सेंट्रल एशिया। इसको कहा जाता है दुनिया का हॉटलैंड, जिसके अंदर ये हमारा काजाकिस्तान आ जाता है, किर्गिस्तान आ जाता है, तुर्कमानिस्तान आ जाता है। और सबसे अहम जो इसके अंदर 2 मुल्क आ जाते हैं, तुर्कमानिस्तान, इसमें शायद दुनिया की 5th नंबर पे बड़ी गैस है, और ये दुनिया का शायद 12वें नंबर पे इस टाइम बड़ा ऑयल का है। और ये जो कैस्पियन सी है इसके नीचे भी ऑयल है, और ये कॉक्सस रीजन बनती है। इसके अंदर 3 कंट्री आ जाते हैं, आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। उस इस सारे रीजन को मिला लें तो 12% दुनिया का गैस और ऑयल यहाँ पे बनता है। और इसी के पीछे आपका अफगानिस्तान इशू है, इसी के पीछे आपका ईरान इशू है। जब वो आप डेप्थ में करते हो तो आपको समझ आ जाती है। ये काजाकिस्तान जो है ये वही बात होगी कि 12वें नंबर पे है ऑयल में, 15वें नंबर पे है। अजरबैजान के फिगर बता दिए गैस के, तुर्कमानिस्तान के बता दिए, उज्बेकिस्तान के बता दिए। तो ओवरऑल मैंने बता दिया कि 12% बनता है जब हम इस पे कैस्पियन को भी मिला लेते हैं। तो अब यहाँ पे दुनिया की सारी पॉलिटिक्स हो रही है। अब इशू ये है कि रशिया की जितनी भी पाइपलाइंस थी ना, यूरोप जो सारा डिपेंड करता था वो रशिया पे करता था। ये उसकी पाइपलाइंस थी 1, ये 2, ये 3। 2 उसकी जो मेन पाइपलाइंस थी यूक्रेन से निकलती थी, जो यूक्रेन वॉर की वजह से बंद हो गई हैं। बाकी उस पे लग गई हैं सैंक्शंस, 1 पे भी और 2 पे भी। ये भी यूरोप ने सैंक्शंस लगा के बंद कर दी। और 3rd ये जो उसकी पाइपलाइन थी ये अमेरिका ने उड़ा दी है। 4th ये चल रही थी, यानी कि रशिया का सारा ब्लॉक हो चुका है गैस एंड ऑयल। और सबसे ज्यादा यूरोप जो डिपेंडेंट था खासतौर पे गैस पे, वो पूरा जर्मनी, पोलैंड, खासतौर पे जर्मनी, इवन फ्रांस, ये इसके ऊपर थे। अब ये सारा मैंने आपको बताया। अब सारी दुनिया डिपेंडेंट हो गई है सेंट्रल एशिया के गैस एंड ऑयल के ऊपर, बट वहां से ये निकाल नहीं पा रहे। और ये सारा जो है ये अब आपकी है, यहां से दिखा दूं ऑयल और ये गैस सेंट्रल एशिया का। ऑयल कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आपको, ये सारी गैस एंड ऑयल सेंट्रल एशिया की अब कहां जा रही है, ये सारी ले गया है आपका चाइना, अपनी तरफ ले गया। इवन अब रशिया ने भी बेचना था, रशिया भी सारा अपना यहां पे ले आया ऑयल एंड गैस चाइना की तरफ, उसकी ईस्टर्न साइड पे। अब देखें कि चाइना ने ये पाइपलाइंस बिछा के पूरे का पूरा दुनिया का रुख अपनी तरफ कर लिया है। अब यहां से अगर आप देखो तो यहां थोड़ा सा भी मैं आपको कि 3 इसके प्रोजेक्ट हैं। एक चाइना ने नया जो अपनी गैस इस तरफ से बेच रहा है, उसका नाम मैं बताना चाह रहा हूं, उसका नाम है पावर ऑफ साइबेरिया। ये पहली उसकी ऑयल और गैस है। और इसी तरह है पावर ऑफ साइबेरिया 2, और तीसरी है अल्ताई पाइपलाइन। ये सारी रशिया की हैं जो यहाँ आ रही हैं। और सेंट्रल एशिया की मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तुर्कमानिस्तान की सारी गैस और
कजाकिस्तान का सारा ऑयल यहाँ जा रहा है। उसके अंदर पूरी फिर एक ये आर्टिक वाला भी अब एक एलिमेंट आ जाता है कि अब दूसरी तरफ ये है कि ये जो दुनिया की बर्फ है ना आर्टिक ओशन में, ये सारी पिघल रही है और यहाँ पे भी इसने पूरा रशिया के साथ मिलकर अपना रूट बना लिया और इसी वजह से पूरा आपका ये ग्रीनलैंड का इशू है। ये सेकंड में मैं करवाऊंगा या ऑयल पॉलिटिक्स के बीच में करवाऊंगा क्योंकि सारे कनेक्टेड हैं, वेनेजुएला का इशू और वो थोड़ा सा यहाँ सिर्फ बता दिया कि नया रूट, क्योंकि बर्फ वहां पिघल रही है और ये सारी। अब हमने क्या चीज देखी कि दुनिया की जितनी भी पाइपलाइंस थी ये सारी रशियन पाइपलाइंस को और जो आपकी थी सेंट्रल एशिया की तमाम गैस और ऑयल पाइपलाइंस पे ये अपनी मोनोपोली बना चुका है। रशिया ऑयल के अंदर 9वें नंबर पे है, गैस के अंदर रशिया ने बेचना तो है ही ना, तो अब वो सारी गैस तेल जाता है चाइना के पास, वो आगे इंडिया को दे रहा है, वो आगे बाकी जगहों को दे रहा है। इसी तरह ये बहुत मॉडर्नाइज कर रहा है अपनी नेवी को, जिसका मैंने कहा कि पिछले मंथ उसने शो किया कि इंडियन ओशन के अंदर भी और पैसिफिक के अंदर भी एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत इंप्रूव कर ली हैं। सब मेरीन्स जो थी उसकी फ्लीट्स, न्यूक्लियर उन सब के साथ है, ब्लू वाटर नेवी कैपेसिटी, ब्लू नेवी होता है कि नीचे आप दोसे जमीन के नीचे जो चल रही होती हैं आप दोसे वगैरह, वो जो इसकी हैं वो जो उसने अभी शो करके दिखाया वो किसी तरीके से भी अमेरिका से कम नहीं है बल्कि अमेरिका से आगे जा चुका है। साउथ चाइना सी के अंदर इसकी मिलिट्री बेसिस जिस तरह अमेरिका बना रहा है तो इसने भी पूरी बनाई हुई है और सबके ऊपर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखी हुई है। एडवांस वारशिप एंड डिस्ट्रॉयर्स इसके पास हैं जो उसने पिछले मंथ पूरा शो करके दिखाया है और पूरे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं कि इसकी नेवल मॉडर्नाइजेशन जो है जो इसने अब प्रॉपर एक्सपोज की है वो भाई किसी तरीके से भी अमेरिका से कम नहीं है, ज्यादा है। मिसाइल्स जो इसके हैं और सुपरसोनिक सिस्टम जो है वो किसी तरीके से भी इसका कम नहीं है। पहले इसने बिल्कुल छुपा के रखा हुआ था बट एक हमें उसकी डेमोन्स्ट्रेशन नजर आई है 2025 की पाकिस्तान इंडिया वॉर के बीच में, बट इसने पिछले मंथ जो पूरा शो किया उसमें ये पूरा इसने दिखा दिया। इसी तरह ये अपने कंट्री से बाहर जाके अब ग्लोबल तौर पर नेवल बेसिस बना रहा है, जैसे इसने जिबूती में बनाई हुई है, प्रॉपर एक मिलिट्री बेस है वहां पे। इसी तरह मैरीटाइम सिक्योरिटी पावर प्रोजेक्शन पे बड़ा जोर दे रहा है, तो वही इसने प्रॉपर करके दिखाया। पिछले मंथ इसने पूरा एक शो करके दिखाया था जिसके अंदर पूरा इसने दिखाया कि क्या है कि अब इसकी जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है तो किसी सूरत में भी अमेरिका या उसके जो दोस्त कंट्रीज हैं इस पोजीशन में नहीं है कि इससे टक्कर ले सके, क्योंकि इससे टक्कर लेना यही है कि भाई सीधी सीधी न्यूक्लियर वॉर। तो यहां ये बात हमें समझ आ गई कि ये क्या कर रहा है। तो दूसरा इसकी फर्दर पाइपलाइंस को हम देख लेते हैं और कौन सी पाइपलाइंस पे ये काम कर रहा है। फर्दर पाइपलाइंस जो इसकी हैं, एक तो इसने लेके आनी है ये पाकिस्तान की तरफ से और दूसरी इसने लेके जानी है मेन ये बर्मा की तरफ से। ये गैस की पाइपलाइन भी है, यहाँ पे भी है कि यहाँ से अपना ऑयल लेके आएगा या तो पाइपलाइन डालेगा हम्बन टोटा की तरफ, फिर बर्मा से पूरा ये कॉरिडोर बना रहा है और ये यहाँ से कॉरिडोर बना रहा है पूरा। तेल भी यहाँ से जाएगा, ऑयल भी यहाँ से जाएगा, ये पाइपलाइन पूरी 2 अहम बिछा रहा है। तो इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुलाका की। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि सेंट्रल एशिया का ऑयल गैस रशिया का हम देख चुके थे और इसका ये सारे का सारा कहाँ जा रहा है, सारे का सारा ये ताजिकिस्तान का इनका यहां से होके ये सेंट्रल एशिया साउथ एशिया और ये पाइपलाइन के जरिए से इसने अपने पूरे मसले का हल निकाल लिया है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हुए। अब इसके रिस्पांस के ऊपर बाकी कंट्रीज पे कुछ कर रहे हैं बट उस तरह कामयाब नहीं हो पा रहे। जिस तरह इसकी बहुत अहम स्ट्रेटजी है स्टिंग्स ऑफ पल्स पॉलिसी जो मैंने आपको पूरी बताई, जिसके जरिए से पूरे ये अपने पाइपलाइंस भी बिछा रहा है, नेवल बेसिस बना रहा है। इसके मुकाबले के अंदर इंडिया ने भी एक शुरू की है इसकी इंसर्कलमेंट की, जिसको कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड, कि वो भी इसकी इंसर्कलमेंट कर रहा है बट उस तरीके से नहीं कर पा रहा। ये भी चाइना की पूरी इंसर्कलमेंट यूं कर रहा है। पहले मंगोलिया के अंदर उसने अपनी एक बनाई है बेस, फिर सेंट्रल एशिया के अंदर, फिर ओमान के अंदर, फिर यहां तो वो पहले ही बैठा हुआ है और यहां पे भी। तो ये अगेन इस तरह इसकी इंसर्कलमेंट कर रहा है बट उस तरह कामयाब नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट क्या है कि इसने अपना बाकी चीजों का क्या हल निकाला है। दुनिया की जितनी ट्रेड भी होती है ना, 3 बड़े रूट्स हैं। एक है नॉर्थ कॉरिडोर
एक है मिडिल कॉरिडोर, एक है साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ कॉरिडोर जो है दुनिया की सारी ट्रेड होती है रशिया की तरफ से, सबसे अहम है, बट रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पाबंदियां लगी हुई हैं ये ट्रेड रूट। यानी कि कॉरिडोर क्या होता है, इसके ऊपर आप रेल के ट्रैक भी होते हैं, इस पे सड़कें भी होती हैं, ये बड़े बड़ा, यानी कि आप यही समझ लें कि बड़ी बड़ी मोटरवेज हैं, दुनिया के रूट्स हैं। एक है मिडिल कॉरिडोर, ये अमेरिका और यूरोपियन स्पॉन्सर्ड है। यहां से सारी ट्रेड आती है मिडल से, यानी कि आपका जो है कैस्पियन सी की तरफ, आगे फिर चाइना तक, सेंट्रल एशिया तक ये है। ये बना कहां तक हुआ है, ये यूरोप, टर्की से लेके यूरोप, टर्की, फिर ये जो आपका है कॉक्सस, वहां से कैस्पियन सी, फिर आगे सेंट्रल एशिया तक पूरा एक रूट ऑलरेडी मौजूद है। और यहाँ से गैस की पाइपलाइन भी गुजरनी थी, जिसको कहते हैं ट्रांस कैस्पियन पाइपलाइन, जिसको ईरान और रशिया नहीं गुजरने दे रहे, क्योंकि जो आपका है कैस्पियन सी, ये प्रॉपर्टी है एक तरफ ईरान की, रशिया की, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी आते हैं, बट इनको वेटो का इख्तियार हासिल है, ये उसको पाइपलाइन को नहीं गुजरने देते, ये वेटो कर देते हैं। वो एक अलग इशू है जो और तरफ चला जाएगा। तो अब दुनिया की जितनी भी ट्रेड है ना, जो आपकी थी नॉर्थ वाली, वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से नहीं हो रही। तो मिडिल कॉरिडोर जो है वो इस टाइम बड़ा अहम हो चुका है, जिसको कहते हैं ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट। और ये रूट कौन स्पॉन्सर करता है? टर्की, काजाकिस्तान, यहाँ से गुजरता है, अजरबैजान, जॉर्जिया और यूरोप से। बट लाजमी बात है कि जब चाइना ने यहाँ तक रूट्स बना लिए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इस रूट से कनेक्ट हो गया। और इस टाइम दुनिया की सारी जो ट्रेड है ना, इस अल्टरनेट रूट से हो रही है। तीसरा रूट जो था वो था साउथ का। साउथ वाला मेरा यूट्यूब पे जाकर चैनल देखिएगा, उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है, जो मेरा है टॉपिक, जिसके अंदर मैंने गजा वॉर 2 लेबनान क्राइसिस बताया है। साउथ का क्या है कि रशिया से होता हुआ चाबहार पोर्ट, तो लाजमी बात है कि ईरान इशू की वजह से वो रूट बंद होया हुआ है। तो अब सारा जो पिछली वॉर्स हुई हैं, सारा जो हुआ है ट्रेड इसके जरिए से हो रही है। ये भी आपको सारे रूट्स यहां से समझाता हूं। मेन रूट जो है ना, ये रशिया वाला है, नॉर्थ, यहां से सारी ट्रेड होती है। ये इसको जेन में लेके आए, रूट से मुराद है इसमें रेल भी है, इसमें मोटरवेज भी है। दूसरा जो है वो यहां से चलता है मिडिल कॉरिडोर। अब चाइना ने चूंकि रोड बना दी है, था ये यूरोप का, तो लाजमी बात है कि चाइना का कनेक्ट होने से चाइना को उसका फायदा हो गया। अब ये रूट चलता कैसे है, सॉरी यहां से बताता हूं, ये थोड़ा सा, ये अब आपको क्लियर होगा। ये रूट मिडिल, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ये जो मिडिल कॉरिडोर है ना, ये यूरोप से आता है यूं, ये क्या कैस्पियन के अंदर कश्तियां, फिर ये आगे जो सेंट्रल एशिया। अब चाइना ने, यहां से चाइना ने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो है यूरोप का जो रूट था उसको फायदा किसको हो गया? चाइना को। अब उससे उसकी इकोनॉमी, ये जो यहाँ पे वो पूरा फंसा हुआ था नीचे समुद्रों की तरफ से, उसने ट्रेड का यहाँ सारा जो ऑलरेडी रूट था मिडिल कॉरिडोर, उसको यूज करके अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। और जो ये वाला रूट था साउथ का, ये ईरान से गुजरता है, ऑलरेडी बिल्कुल क्लैप्स कर गया हुआ है। जबकि इसके मुकाबले के अंदर साउथ के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर अगर इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आती है, तो पाकिस्तान इतना अमीर हो जाएगा जितना आपका यूएई हो रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज को अब इसका अलायंस नेचुरली बन गया है मिडिल कॉरिडोर की वजह से? उज्बेकिस्तान के साथ, काजाकिस्तान के साथ, अजरबैजान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, हंगरी के साथ, टर्की के साथ और ईयू के साथ, सारी ट्रेड इसकी खुल गई है। ये जो मिडिल कॉरिडोर है, अगेन समझा दूं, ये इसका नहीं है चाइना का, ये BRI का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट है आपका यूरोपियन यूनियन का। इसको ट्रम्प कॉरिडोर भी कहते हैं। बट इसका फायदा किसको हो गया? चाइना कितना स्मार्ट खेला है कि चाइना ने इसको वहां से कनेक्ट करके सारा फायदा उसका हो गया। तो ये अभी मैंने थीसिस बिल्ड की है कि चाइना अमेरिका कोल्ड वॉर कैसे हो रही है, कैसे उसके प्रॉब्लम्स हैं, कैसे चाइना ने स्ट्रेटजीज बनाई हैं, कैसे उससे निकल रहा है। और इसका पार्ट 2 जो बनता है, इसका पार्ट 2 जो बेसिकली है वो है चाइना एज एन इमर्जिंग पावर। वो इसके पार्ट 2 के बीच में आ जाता है। तो पहला ये खत्म हुआ, अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो बता दीजिए। और ये चाइना एज एन इमर्जिंग पावर जो है वो इसका जी सेकंड टॉपिक बनता है, और सेकंड इसका एंगल बनता है। तो उसके बाद फिर चाइना हर लिहाज से पूरा The recording has stopped. उसके बीच में हम देखते हैं, रिकॉर्डिंग चलने देनी थी थोड़ी सी।
चाइना जो इमर्जिंग पावर, दूसरा इसका जो पार्ट है उसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे इसने अमेरिका को फिर This डिफीट किया meeting है। is being recorded. अब इसका दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि चाइना ने कैसे डिफीट किया है अमेरिका को। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने प्रॉब्लम्स देख ली है, उसके अंदर उसका सारा आ जाएगा कि कैसे ये सारी चीजें, कि कैसे उसने अफ्रीका पे ग्रिप की है, कैसे लैटिन अमेरिका पे की है, कैसे सेंट्रल एशिया पे की है, कैसे मिडल ईस्ट पे, कैसे साउथ एशिया पे, कैसे यूरोप पे। तो वो उसका पार्ट 2 है जिसके अंदर पूरा ये उसका आ जाती हैं सारी चीजें। उसके अंदर और डेप्थ में जाते हैं तो फिर हमें चाइना पूरा क्लियर हो जाता है। कॉक्सस पे कैसे किया है ये सारा चीज उसका बनता है। ये पार्ट 2 है कि लिथियम पे कैसे किया है, ऑयल्स पे कैसे किया है, और ये सारा कैसे। तो इस लिहाज से फिर ये 2 लेक्चर्स में होता है, तो ये फिर इस तरह पूरा क्लियर हो जाता है कि पूरी वर्ल्ड पे उसने किस तरह कर लिया। तो ये ग्रीनलैंड तक जाता है, इसके अंदर हमें सारे इश्यूज करने होते हैं। ग्रीनलैंड, लैटिन अमेरिका के अंदर वेनेजुएला वाला, तो ये अगर आप सारे कर लेते हैं तो फिर आपका सारा ये चाइना का एंगल क्लियर हो जाता है। तो अब रिकॉर्डिंग बेशक बंद कर दें, अब इसको हम वो कर लेते हैं क्वेश्चंस को। The recording has stopped. अब ये सारी करंट अफेयर जो है ये आपस में मिली हुई है, चाहे ईरान इशू हो चाहे ये हो। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने अब करवाया है ताकि ये आपको पूरी साउथ चाइना सी, ताइवान इशू और बाकी चीजों की समझ आ जाए। कोई क्वेश्चन है तो इनके माइक खोल दें ताकि सवालात कर लें आप।